नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्रूटफुल है। आप ये समझिए कि पीसीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं और जनरली जो होता है यहाँ जब प्रश्न आते हैं तो थोड़ा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स जो है वो थोड़ा डीप में जाके पढ़ने होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है ये, और यहाँ अगर आप थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको 3-4 क्वेश्चंस का लाभ मिल जाता है। और आप मान के चलिए कि बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम में भी यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं और लगता है कि नहीं फिर ये कहाँ से पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार विषय है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आज मैंने जो है 2 टॉपिक को जोड़ दिया है। सबसे पहले तो मगध का साम्राज्य एवं विदेशी आक्रमण, और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप जो है एक कनेक्टिविटी भी बना पाएँ कि कैसे जो है इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी आपको समझना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ जाते हैं हिस्ट्री में, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री में, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं या किस क्रम में वो आगे जा रही हैं। इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ लिखा है और मैं आपको उससे कनेक्ट भी करूँगा। जैसे मैंने पिछली क्लास जब आपकी ली थी तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, महाजनपद काल। तो उस समय हम लोग देख रहे थे कि वैदिक काल के बाद जो है किस तरह से बड़े बड़े महाजनपद बन रहे हैं, वो हम लोगों ने देखा था। और 16 महाजनपदों का निर्माण हमने देखा था उत्तर भारत के क्षेत्र में। अब उसके बाद उन महाजनपदों में से, अब आप समझिए कि एक तरह से समझ सकते हैं कि महाजनपद मतलब कुछ छोटे छोटे राज्य थे, और उन छोटे राज्यों में से कुछ राज्यों के जो शासक थे उन्होंने अपनी प्रतिभा और उनके पास कुछ खास व्यवस्थाएं या सुविधाएं थी जिसके बल पर कई राज्यों को कब्जा कर लिया, और फिर उनका जो साम्राज्य, उनका जो स्वरूप है वो बृहद हो गया और वो साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गए। तो इस तरह का जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ वो था मगध साम्राज्य। यहाँ मैं आपको बहुत डीप नहीं ले जाऊँगा डिस्क्रिप्टिव की तरह, लेकिन थोड़ा सा बांधने के लिए या थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने के लिए चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो जब मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, आधुनिक पटना वाला क्षेत्र है और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी, जो पटना राजधानी थी, पाटलिपुत्र कहते हैं उसको एंशिएंट टाइम में। तो वो जो मगध साम्राज्य स्थापित हुआ उस पर किन वंश का शासन रहा और कौन से महत्वपूर्ण राजा रहे, और जो प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट है मैंने उनको यहाँ लिख रखा है। तो आइए देखते हैं। तो मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो सबसे पहला शक्तिशाली सम्राट था वो था बिंबिसार। इसे जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मगध साम्राज्य का। मगर इसके पहले भी शासक हुए थे, लेकिन बिंबिसार जो है वो पहला शक्तिशाली सम्राट रहता है, इसलिए वास्तविक सम्राट की उपाधि दी गई है। और इसकी उपाधि जो थी, जो मतलब हमें पुराणों में मिलती है, इसको श्रेणिक कहा गया है। और मैं आपको बताऊं कि ये सीधे प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है कि श्रेणिक जो है किसकी उपाधि थी। तो आपको याद रखना है कि इस तरह के फैक्ट जो है सीधे एग्जाम में आते हैं और जनरली हम लोग गलत कर देते हैं। और इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी नहीं थी, इसकी राजधानी राजगृह थी, और इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब एक चीज़ है कि जो बिंबिसार रहता है यह वैवाहिक संबंधों के द्वारा, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो शासक रहते हैं ये कुछ अपनी कूटनीति और अपने संसाधनों के द्वारा शक्तिशाली बनते हैं। तो बिंबिसार ने भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति में विस्तार करने के लिए ये कुछ मजबूत राजघरानों के साथ शादी करता है और उसके माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाता है। तो आइए देख लेते हैं कि इसकी 3 पत्नियां जो रहती हैं, वैसे तो कहा जाता है कि इसकी 500 रानियां थीं, और आप सभी लोग जानते हैं कि राजा महाराजा हैं तो भाई इनके लिए 500 नहीं 5 लाख पत्नियां रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों के लिए सामान्य नहीं है कि हम एक पत्नी नहीं रख सकते, लेकिन ये लोग तो चाहे जितनी रख सकते थे। तो इसकी 500 रानियाँ थीं, लेकिन उन 500 रानियों में 3 रानियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थीं। तो उन 3 रानियों को हम देख लेते हैं। वैसे तो 500 बताने में पता चलेगा कि कई वीडियो बन जाएंगे। तो इसकी जो पहली रानी थी वो थी महाकोशला देवी। अब जो महाकोशला देवी थी, देखिए नाम से स्पष्ट है कि कोसला है तो यानी कौशल की थी, और ये प्रसेनजीत की बहन थी। अब इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि जो उस समय का काशी प्रांत, काशी राज्य रहता है, हम लोगों ने पढ़ा था, वो बिंबिसार जो है दहेज में प्राप्त करता है। इस काशी की जो आय रहती है वो 1 लाख रहती है वार्षिक, और काशी जो है दहेज में मिलता है बिंबिसार को। कब? जब वो महाकोशला से शादी करता है। और हम देखते हैं शायद ये सबसे प्राचीन जो है दहेज का प्रमाण भी है, अगर कहीं कुछ नहीं है तो आप देख सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में भी कैसे दहेज दिए जाते थे।
तो काशी इसे दहेज में प्राप्त हुई थी। अब इसकी जो दूसरी रानी थी वो थी चेलना, और यह थी लिच्छवी शासक चेटक थे, उनकी पुत्री थी। और जो अजातशत्रु होता है, इसके बाद अगला शासक होता है मगध का, इसी का पुत्र रहता है। आपको याद रखना है कि अजातशत्रु की माँ जो है वो चेलना रहती है और ये चेटक की पुत्री है, यानी चेटक जो है अजातशत्रु के नाना हुए इस हिसाब से। अब इसके बाद इसकी तीसरी रानी रहती है क्षेमा, और क्षेमा जो है मद्र कुल, यानी मद्र जगह है पंजाब में, वहाँ उस समय प्राचीन टाइम में मद्र पंजाब में था, और उस वहाँ के जो शासक रहते हैं उनकी पुत्री रहती है। तो ये 3 प्रमुख पत्नियाँ इसकी रहती हैं। ये बस मैंने आपको बता दिया जनरली कि आपके दिमाग में बना रहे। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक आता है वो है अजातशत्रु, और यह अपने पिता की हत्या करके जो है सत्ता कब्जा करता है, और इसे जो है कुड़िक की उपाधि दी गई थी। ये श्रेणिक था और ये कुड़िक था, तो आपको याद रखना है, ये कंफ्यूज नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अजातशत्रु है ये एक पराक्रमी शासक होता है, और ये कई अगल बगल या अपने पड़ोसी शासकों से युद्ध करता है। तो उसमें इसने एक युद्ध जो है लिच्छवियों से किया था। इसकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। महात्मा बुद्ध से अपने मंत्री को भेज कर ये पूछता है कि मैं लिच्छवियों को कैसे पराजित कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से लिच्छवियों को पराजित करने के फिराक में रहता है लेकिन हरा नहीं पाता। तो इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, बस मेरा बताने का आपको कुल मतलब है कि पहली बार इसने रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ये 2 युद्ध के अस्त्र थे। आप इनको याद कर लीजिए कि ये 2 अस्त्र थे युद्ध में, रथ मूसल और महाशिलाकंटक। लिच्छवियों के खिलाफ अजातशत्रु ने इसका इस्तेमाल किया था, और ये पूछे गए हैं। रथ मूसल और महाशिलाकंटक सीधे पूछे गए परीक्षा में कि यह क्या थे। युद्धास्त्र थे और भी बहुत सारी चीज़ें बना के पूछी जाती हैं। तो इसी युद्ध में, लिच्छवियों के साथ इसी युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक का इसने उपयोग किया था। तो बस यही आपको यहाँ मुख्य रूप से जानना है, इसीलिए मैंने आपको लिच्छवियों की कहानी बताई। अब इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक है वो है उदयभद्र या उदयन, और यही उदयभद्र जो है उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो आप याद रखिए कि पाटलिपुत्र का संस्थापक अगर पूछा जाए तो आपको उदयभद्र या उदयन याद रखना है। अब उदयभद्र के बाद 3 प्रमुख शासक जो रहते हैं वो शासन करते हैं आपके पाटलिपुत्र पे, यानी मगध साम्राज्य में। तो इसके बाद आप याद रख ली, हो सकता है आपसे ये क्रम भी पूछ लिया जाए, और ये पूछा गया है टीचिंग्स वाले एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप ये क्रम याद कर लीजिए। उदयभद्र, उसके बाद अनिरुद्ध, उसके बाद मुंड या मुंडा, फिर अंतिम शासक नागदर्शक। तो आपसे यही पूछा जा सकता है, कई प्रश्न बन सकते हैं, या तो इन चारों को दे दिया जाए क्रम से मिलाने के लिए, या पूछ लिया जाए कि नहीं मगध साम्राज्य का अंतिम, हर्यक वंश का अंतिम शासक तो नागदर्शक याद रखिएगा। अब जो है देखिए हर्यक वंश के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश आता है वो है आपका शिशुनाग वंश। अब इसमें बहुत 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए मुझे लगता है। सबसे पहले तो इन शासकों का क्रम याद रखिए। इसका संस्थापक शिशुनाग ही रहता है, शिशुनाग नाम है, शिशुनाग संस्थापक है। इसके बाद कालाशोक शासक आता है, और इसी कालाशोक के समय हमने देखा था कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो इसी कालाशोक के टाइम में हुई थी, तो ये भी आप याद रखिए। इसके पश्चात नंदिवर्धन शासक होता है, तो आपको याद रखना है शिशुनाग, कालाशोक और नंदिवर्धन, इनका क्रम याद रखना है। और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अब जो है एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक फैक्ट ये भी बन सकता है कि किस मगध साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम अवंती को जीता था, तो वो शिशुनाग था। आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बिंबिसार और अजातशत्रु पे हमारा ध्यान चला जाए, लेकिन वो शिशुनाग रहता है जिसने सर्वप्रथम अवंती को जीता था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण वंश है मगध साम्राज्य का वो है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक जो रहता है वो महापद्म नंद रहता है, महापद्म नंद। अब इसके बाद इसमें जो है नंदवंश में 9 नंद, मतलब यानी 9 शासक हुए थे, उन्हें 9 नंद कहा जाता है। उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार सीरीज जब देता है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, इस तरह से पूछ ले तो कन्फ्यूजन ना हो। वैसे बहुत कम चांस है कि इसको पूछा जाए, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। तो इन 9 नंद में पहला है उग्रसेन, दूसरा है पांडुक, तीसरा है पांडुगति, चौथा है भूतपाल, पाँचवां है राष्ट्रपाल, छठा है गोविषाणक, सातवां है दास सिद्धक, आठवां है कैवर्त और 9वां है घनानंद। घनानंद का नाम शायद आया होगा तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये वही घनानंद रहता है जिसने चाणक्य को अपने दरबार में बेइज्जत करके भगाया रहता है, और इसी घनानंद के वंश या साम्राज्य का विनाश करने के लिए चाणक्य कसम खाया रहता है और चंद्रगुप्त को तैयार करता है
और इसका अंत होता है। तो इस घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ये भी एक प्रश्न है और आया भी है कि आप याद रखिएगा कि किस नंद शासक को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। तो आप याद रखिए घनानंद, यानी अंतिम जो नंद शासक रहता है वो यही रहता है। अब एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि वररुचि, पाणिनि, कात्यायन और ये सारे जो विद्वान हैं ये किसके समकालीन थे? नंदों के समकालीन थे। तो आप याद रखिए कि नंदों के समकालीन रहते हैं ये। तो ये हो गया आपका नंदवंश से। अब जो देखिए मैंने विदेशी आक्रमण लिए हैं, ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, प्रीलिम्स के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन वही मैंने आपसे कहा ना कि आपको चीज़ों को कनेक्ट कराने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या कैसे चल रहा है। तो जब यहाँ नंदों का या घनानंद का शासन रहता है, कहाँ पे? मगध साम्राज्य में, तो उसी समय उसके पहले भी और उसके बाद भी आक्रमण होते हैं, तो उसे हमें ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पे हुआ है, हमेशा याद रखिएगा, वो सिकंदर का नहीं है, याद रखिए। वो सबसे पहला आक्रमण हखामनी शासकों का है, यानी ईरानी शासकों का, पारसियों का आक्रमण रहता है। और उसमें जो पहला आक्रमण पूछ दिया जाए कि किस ईरानी या हखामनी शासक का रहता है, तो वो कुरुस या साइरस का रहता है। ये जीत नहीं पाता है, लेकिन पहला आक्रमण जो है साइरस द्वारा किया जाता है। अब जो दूसरा आक्रमण है जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों, सिंध या पंजाब आदि पे कब्जा किया जाता है, वो रहता है डेरियस का। इसे हम दारा के नाम से भी जानते हैं। डेरियस का रहता है और इसने सिंध और पंजाब के क्षेत्रों पे कब्जा किया। तो पहला आक्रमण अगर पूछा जाए तो आप साइरस को याद रखिए, कुरुस को, और कब्जा करने की बात की जाए क्षेत्रों पे तो वो आपका डेरियस या दारा हो जाएगा। तो उसके बाद, और इसी डेरियस का याद रखिएगा कि जब मैंने आपको बताया था इतिहास जानने के स्रोत में, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पहला यूनानी जो भारत भूमि पे कदम रखता है वो स्काईलैक्स रहता है। तो ये स्काईलैक्स जो है नौसेना अध्यक्ष रहता है, किसका? इसी डेरियस का, यूनानी रहता है। और इसी युद्ध में जो है वो पहली बार भारत आया रहता है। तो इसी हिसाब से था कि नहीं, ये पहला यूनानी जिसने भारत भूमि पर कदम रखा था तो वो स्काईलैक्स था। अब कुछ अभिलेख हैं जो इसके इम्पॉर्टेंट हैं हखामनी शासकों के। तो इसमें आप देख लीजिए, ये दारा के ही हैं। इसमें आप देख लीजिए बेहिस्तून, परसिपोलिस और नक्श रुस्तम, ये 3 अभिलेख हैं। आप याद रखिएगा, इसको भी पूछा गया है यूजीसी के एग्ज़ाम में, और इसी तरह से क्रम दे दिया जाता है इनको मिलाने के लिए। अब इसके बाद जो है इसमें और शासक आते हैं, लेकिन अब मैं इसके अंतिम शासक पे आता हूँ क्योंकि इनका बहुत महत्व नहीं। इसका जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है डेरियस III, और इसका युद्ध होता है यूनानियों के साथ, यानी सिकंदर के साथ आरबेला का युद्ध। और इसी युद्ध में जो है ये मारा जाता है। और उसके बाद जो इसकी राजधानी रहती है परसिपोलिस, इसको जो है यूनानियों द्वारा आग लगा दी जाती है और ये ख़त्म हो जाता है। और यहीं सिकंदर का, यानी मकदूनियाई शासक रहता है ये यूनानी, उसका कब्जा होता है फारस के क्षेत्र पे, और यहाँ से फिर बेस बना के सिकंदर भारत की तरफ बढ़ता है। अब देखिए यहाँ मैंने बस सिकंदर के बारे में छोटा सा लिख रखा है। 326 ईसा पूर्व में ये भारत में आक्रमण करता है और 19 माह तक लगभग ये यहाँ रहता है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न कम बनते हैं, यूपी या वनडे एग्जाम में कम बनते हैं। वनडे एग्जाम में तो मान लीजिए आ सकता है, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में कम बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, या नहीं ही बनते हैं। तो बस ये मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए बता दिया था कि ये आप जब देखेंगे सिकंदर का आक्रमण होता है तो इसी समय अव्यवस्था फैलती है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। और हम सभी जानते हैं कि घनानंद को पराजित करने के लिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी क्षेत्र में जाता है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, वो सिकंदर से भी मिला रहता है। और उसके बाद जाके यहाँ से वो इन क्षेत्रों को जीतता हुआ और अराजकता का, उस समय की उठी अराजकता का लाभ उठाते हुए वो क्षेत्रों को जीतता हुआ, और फिर वो जो है मगध साम्राज्य का शासक बनता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मगध साम्राज्य है, फिर विदेशी आक्रमण हो रहा है, उसके बाद जो है फिर मौर्य आते हैं प्राचीन इतिहास में। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो कल मौर्य की ही होगी, और बड़ा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वो यूपीपीसीएस के लिहाज से और वनडे एग्जाम्स के लिहाज से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसमें चंद्रगुप्त हो, चाहे बिंदुसार हो या अशोक हो, उनसे संबंधित जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत सारी चीज़ें जो है एग्जाम में सीधे पूछी जाती हैं। तो कल जो है हम लोग वो मौर्य साम्राज्य करेंगे। अभी जो है इतना आपने देख लिया और पर्याप्त है ये फिर कनेक्ट करने के लिए, और अभी के लिए धन्यवाद।